हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कुछ भी के चैनल पर। मैं आप सभी का दोस्त आप सभी के लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स। तो आज से हम करंट अफेयर्स का जितना भी कंटेंट है वो रोज़ सुबह आपको मिल जाया करेगा। और उसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल में और नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ आपको याद करने के लिए मिल जाएगी। तो अलग से नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप जो है डायरेक्ट इसको याद करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का 10 अगस्त, आज है 10 अगस्त, तो आज के करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आता है आप सबके स्क्रीन पर। भारतीय खेल प्राधिकरण ने किस खेल के प्रचार और विकास के लिए एक स्पेशल रिकंस्ट्रक्शन कोर्स का जो है आयोजन किया है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण ने किस खेल के प्रचार और विकास के लिए एक स्पेशल रिकंस्ट्रक्शन कोर्स का आयोजन किया है? तो इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर होगा फुटबॉल। ठीक है, इसका आंसर क्या है? फुटबॉल। अब इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए क्या है। भारतीय खेल प्राधिकरण एसीआई ने 30 जुलाई 2020 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, ठीक है, के सहयोग से एक स्पेशल रिकंस्ट्रक्शन कोर्स का आयोजन किया था। कार्यक्रम के तहत और फुटबॉल के प्रचार और विकास के लिए 4 दिनों में 48 कोचों ने हिस्सा लिया था। और कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे देश में एशियाई फुटबॉल संघ के अनुरूप AIFF की कोचिंग के तरीकों को समझाने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के कोचों का मार्गदर्शन करना था। बस इसका भारतीय खेल प्राधिकरण का एक मुख्य अस्तित्व क्या था कि स्पेशल रिकंस्ट्रक्शन कोर्स जो जो फुटबॉल सीखना चाहता है उनसे जो सिखाते हैं, जितने भी कोच हैं, तो उन सभी को ट्रेन करना था कि आपको किस तरीके से फुटबॉल में जो भी आपका बच्चा सीखना चाहता है उसको किस तरीके से आप ट्रेन करेंगे। तो उसी को बताने के लिए ये स्पेशल रिकंस्ट्रक्शन कोर्स जो है बच्चों के लिए चलाया गया है, जिसके लिए 48 जो कोच थे उन्होंने हिस्सा लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस देश ने वियतनाम के साथ वियतनामी मछुआरों को चीनी धमकी के खिलाफ समर्थन में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आप सभी जानते हैं कि वियतनाम जो मछुआरे हैं, तो इसके खिलाफ चाइना के खिलाफ कौन ले सकता है एक्शन? तो सॉरी, मैंने यहाँ पे एक ही चीज़ लिखी है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये जो आपका है आंसर, तो इसका हो जाएगा क्या? सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो किस देश ने वियतनाम के साथ वियतनामी मछुआरों को चीनी धमकी के खिलाफ समर्थन में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो उसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो उसने क्या है? ठीक है, आइए जान लेते हैं आगे क्या है। ठीक है, अगला आता है, देखिए इसको विस्तार से समझते हैं। अगला क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीनी धमकी के खिलाफ वियतनामी मछुआरों का समर्थन करने के लिए वियतनाम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य वियतनाम की मदद से प्रबंधन और कानून प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करना है। दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव के बीच समुद्री अधिकारों का पता लगाने और प्रयासों का दावा करने के बीच अमेरिका द्वारा दोनों देशों के बीच समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए गए हैं। गठबंधन बौद्धिक संपदा की चोरी से बचने और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सहज चुनाव के लिए चीन को समझने की दिशा में काम करेगा। जो ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस किस तरीके से, मैंने आपको जो है जो भी मैं आपको यहाँ से बोलता वो सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ताकि जो आपको पीडीएफ जब आप पढ़ें तो आपको कोई तकलीफ ना हो, उसमें कोई भी आपको चीज़ कोई भी टर्म ऐसा नहीं रहे कि जो समझना है। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने वियतनामी मछुआरों के खिलाफ जो है समर्थन मतलब चीनियों के खिलाफ वियतनाम के पक्ष में, वियतनामी मछुआरों के पक्ष में चीन के खिलाफ जो है समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, बात समझ आई? आगे बढ़े, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्या कह रहा है? कवच ने कोविड-19 संक्रमित लोगों का पता लगाने और जोखिम का मूल्यांकन करने वाला मोबाइल ऐप लाइफास कोविड स्कोर तैयार करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौते के साथ जो है साझेदारी की है? तो कोविड-19 संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए जोखिम का मूल्यांकन करने वाला एक मोबाइल ऐप जो है लाइफास कोविड स्कोर तैयार करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो किसने करी है साझेदारी? ये है एक्यूली लैब्स के साथ। एक्यूली जो कवच है, कवच ने एक्यूली लैब्स के साथ साझेदारी की है। इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। देखिए क्या है, देखिए क्या कह रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग TST की एक पहल कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस, जिसका नाम है कवच, के साथ द सेंटर फॉर एग्यूमेंटिंग और WAR ने बेंगलोर के स्टार्टअप एक्यूली लैब्स, ये कहाँ है? बेंगलुरु का स्टार्टअप है एक्यूली लैब्स है, जो कि बेंगलोर में है, को चुना है, जिसने यह कोविड रिस्क मैनेजमेंट ऐप विकसित किया है, जिसे लाइफास कोविड स्कोर कहा जा रहा है। एक्यूली लैब्स का ऐप स्क्रीनिंग क्लिनिकल ग्रेड नॉन इन्वेसिव डिजिटल फंक्शनल बायोमार्कर स्मार्टफोन से लैस है। इससे बीमारी के बारे में पता लगाया जा सकता है, बीमारी की जड़ों का विश्लेषण, बीमारी की जड़ों का
तेजी से पता लगाने में और उसका समाधान बताने में यह सक्षम है। कौन सी? लाइफास्ट एक ऐप है जो कि कोविड-19 के पेशेंट को आसानी से समझ लेती है, ठीक है, और जल्दी ही, ठीक है। अगला आपका बातें हैं, देखिए लाइफास्ट के बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिए। क्या है? यह केशिका नाड़ी, मतलब जो आपकी जो वेन्स होती है ना, जो नसें होती हैं, उसको केशिका नाड़ी और रक्त की मात्रा में परिवर्तन को पकड़ता है। ये जो रक्त में जो, अब देखिए कोई बीमार रहेगा तो उसकी नसों में कुछ ना कुछ खराबी आ जाएगी, या फिर रक्त में कुछ ऊपर ऊपर उतार चढ़ाव होगा, तो उसको ये पकड़ता है, ठीक है। तो और 95 बायोमार्करों को मालिकाना एल्गोरिथम और सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीकों के में साथ प्राप्त करता है, और ये शरीर के संकेतों के एक गुच्छे को पकड़ने के लिए स्मार्टफोन प्रोसेसर और स्मार्टफोन सेंसर की शक्ति का उपयोग करता है। तो सिंपल सी बात है, एक सेंसर लगाया गया है जहाँ पर भी अगर कोई पेशेंट होगा जो है कोविड-19 का, तो उसमें जरूर कोई ना कोई खराबी होगी, कोई ब्लड में या फिर जो उसकी वेन्स है उसमें कहीं ना कहीं खराबी होगी, तो जहाँ पे वो गुच्छा बनेगा, जहाँ पे काफ़ी काफ़ी धड़क रहा होगा, या फिर जो ब्लड का जो फ्लो है काफ़ी कम या तेज हो रहा होगा, तो ये उसी चीज़ को पकड़ता है, ठीक है। तो ये जल्दी ही पता लगा लेता है, ठीक है। बात समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बनाए गए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जैसा कि आपने देखा कि 2020 के आ गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है, और इसके थ्रू राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, मतलब जहाँ पर सभी चीज़ का मूल्यांकन होगा, उसका केंद्र का नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है परख, ठीक है। आइए जानते हैं विस्तार से क्या है इसके बारे में। केंद्र सरकार ने देश में एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख, जैसे बोलते हैं, समग्र विकास के लिए, जैसे परख, अब ये किस किस को देखेगा, यहाँ पे उसके बारे में ब्रैकेट में लिखा है कि समग्र विकास के लिए कार्य प्रदर्शन, आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण करेगा। परख जो है, अब जो मूल्यांकन केंद्र परख है, एक मानव निर्धारक इकाई के रूप में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा अपनी जन्म या पृष्ठभूमि से जुड़ी परिस्थितियों के कारण ज्ञान प्राप्त करने से वंचित न रह जाए। नया निकाय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बनाया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। नई शिक्षा जो नीति है, नई नीति शिक्षा पर 34 वर्षीय राष्ट्रीय नीति एनपीई 1986 को प्रतिस्थापित करती है। सबके लिए आसान पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए अनुकूल है। सिंपल सी बात है, जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया वो परख बनाया गया है, ठीक है। परख उसका नाम रखा गया, और इसके थ्रू जो है ये सभी को जो है देखेगा कि सबको इक्वलिटी मिले, कोई भी चाहे गरीब हो या अमीर हो, ठीक है, तो उन सभी को बराबर का दर्जा दिया जाए, उन सभी को जो है पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए समान अवसर दिया जाए, उन सभी को देखने के लिए परख, उसका नाम मूल्यांकन केंद्र रखा गया है, जो इन सभी बातों को देखेगा, ठीक है। बात समझ आई? बस ये पूरी कहानी का इतना सा सार था। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस संगठन के सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के भेड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है? तो ये आपका क्या है? विश्व बैंक। विश्व बैंक जो है सरकार के साथ मिलकर चंबल के भेड़ों को कृषि योग्य भूमि बनाने की योजना बना रही है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतर है, और मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो अगर वहाँ पे जो है खेती होगी, तो कहीं ना कहीं हम भारत को ही वहाँ पे फायदा होने वाला है, ठीक है। चलिए अब इसको विस्तार से जान लेते हैं, ऐसा क्यों है। देखिए क्या है इसमें, विश्व बैंक के सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के ग्रामीण इलाके को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है। सरकार ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भेड़ों की एक बड़े क्षेत्र को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। यह परियोजना कृषि विकास और पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद करेगी, और साथ ही रोजगार के अवसर भी बनाएगी, जिससे क्षेत्र का विकास होगा। अगर हम बात करते हैं इसका महत्व क्या है, बनाने का वहाँ पे महत्व क्या है, वो क्यों बना रहे हैं, तो उसके लिए मंत्रालय के अनुसार बात करते हैं, तो मंत्रालय के अनुसार ग्वालियर चंबल के बीहड़ क्षेत्र में विकास की बहुत बड़ी गुंजाइश देखी गई है, और जिसके लिए चंबल एक्सप्रेस वे बनाया गया है, ठीक है। बात समझ आई? तो सिंपल से अगर हम बात करते हैं, विश्व बैंक ने चंबल के बीहड़ जो जंगल है उसको कृषि की भूमि बनाएंगे, जिसके थ्रू जो है वहाँ पर विकास के बहुत अच्छे साधन और बहुत अच्छी एक नई उम्मीद दिख रही है, तो इसलिए वो वहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस संगठन ने नवजात शिशुओं में बिलिरुबिन स्तर की एक गैर संक्रामक स्क्रीनिंग तकनीक के लिए AJIO नियो उपकरण विकसित किया है, ठीक है। तो कौन सा संगठन है जिसने जो नवजात शिशुओं में होने वाली बिलिरुबिन की बीमारी, आपको सभी को पता है कि अगर ये ज़्यादा हो जाती है बिलिरुबिन तो पीलिया रोग हो जाता है, ठीक है। तो ये गैर संक्रामक जो स्क्रीनिंग है तकनीक के AJIO नियो उपकरण है, वो एक विकसित किया है। तो किसने विकसित किया है, किस संगठन ने? तो उसका नाम है आपका SNBN-CBS। तो इसका आंसर, राइट आंसर है ए। आइए जानते हैं कैसे। तो अब देखिए क्या है, इसका देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या है, SNBN
CBS, इसके हैं एस एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस, ठीक है। बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस के वैज्ञानिकों ने नवजात शिशुओं में बिलिरुबिन स्तर की गैर संक्रामक स्क्रीनिंग तकनीक विकसित की है। डिफाइन का संचालन, इसके अगर इसके अकॉर्डिंग डिफाइन करें तो उसका संचालन जिसे जो कि जो है AJIO नियो कहा जाता है, ठीक है। एक तकनीक डेवलप की है जिसको हम बोलते हैं AJIO नियो कहा जाता है, नवजात बिलिरुबिन स्तर की माप के लिए गैर संपर्क, मतलब कहने की बात है कि ये उसे संपर्क नहीं करेगा, लेकिन हाँ उसमें बिलिरुबिन है या नहीं ये टेक्निक जो है ये पता लगा लेगी, ठीक है। और गैर इन्वेसिव स्पेक्ट्रोमेट्री आधारित तकनीक पर आधारित है, ठीक है। ये किस पर है? इन्वेसिव स्पेक्ट्रोमेट्री, स्पेक्ट्रोमेट्री जो है थीम पर ये आधारित टेक्निक है, ठीक है। नवजात शिक्षकों में शिक्षकों में नहीं, सॉरी नवजात शिशुओं में बिलिरुबिन स्तर की जो है सावधानी पूर्वक जांच। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपका क्या है, ये शिक्षकों की जगह आप कर लीजिए शिशुओं में बिलिरुबिन स्तर की सावधानीपूर्वक जांच अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स 2004 के अनुसार अनिवार्य है। मतलब अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो है जो 2004 में जो बनी थी उसके अकॉर्डिंग ये जांच बहुत जरूरी है बच्चों में, ठीक है। यह जांच एक प्रकार की मस्तिष्क क्षति जिसे किर निकेटर्स जो है किर निकेटर्स कहा जाता है कि घटनाओं को कम करने के लिए की जाती है, जिसका कारण शिशु के रक्त में बिलिरुबिन का उच्च स्तर हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, अगर ये जांच नहीं की गई तो जो बच्चा है बच्चे के शरीर में बिलिरुबिन का स्तर घट या बढ़ सकता है, जिसकी वजह से उसका प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं कि ये जो AJIO जो नियो जो टेक्निक बनी है बिलिरुबिन को मेजर करने की, तो इसका महत्व क्या है। यहाँ पारंपरिक रक्त परीक्षण विधि की तुलना में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिसकी रिपोर्ट में 4 घंटे से अधिक का समय लग जाता है। आप सिंपल सी बात है, जब आप ब्लड की जांच कराते हैं तो उसमें जो है काफ़ी समय लग जाता है और कम से कम 4 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो ये एक नई टेक्निक है जो कि तुरंत ही आपका जो है पता कर लेती है ब्लड के बारे में, ठीक है। तो 4 घंटे का से अधिक का समय लग जाता है। न्यू विकसित टेक्निक जो डिवाइस है AJIO नियो प्रिंटरम में बिलिरुबिन के स्तर को मापने में एक बहुत ही अच्छी विश्वास किया जा सकता है इस टेक्निक पर, और नवजात शिशु के गर्भकालीन और सेक्स जोखिम वाले कारकों, आहार प्राप्त करने संबंधी व्यवहार या त्वचा का रंग आदि से अप्रभावित रहते हैं। मतलब इन सब का इस डिवाइस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कहने का मतलब कि अगर इस डिवाइस का यूज़ भी किया जाए तो इंसान में ये जितनी भी बातें यहाँ पे लिखी गई है उन सब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस टेक्निक को अगर उस बच्चे पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो AJIO नियो एक टेक्निक है जिसके थ्रू बिलिरुबिन की जाँच हो जाती है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस संगठन ने कोविड-19 रोगियों की एक नई राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री तैयार करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के यानी एम्स के साथ सहयोग किया है। तो कौन है, वो है आपका भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसने कोविड-19 रोगियों की एक नई राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री तैयार करने के लिए अखिल भारतीय जो है आयुर्विज्ञान संस्थान के साथ सहयोग किया। ये इसके बारे में हम जानते हैं विस्तार से क्या है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के साथ जो है देश भर में भर्ती हुए कोविड-19 रोगियों की एक नई राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री, मतलब इनके नाम जो है नोट किए जाएंगे, बस सिंपल ये है, रजिस्ट्री तैयार करने के लिए सहयोग किया है। और यह डेटाबेस अस्पतालों में उपचार को बेहतर बनाने में मदद करेगा। मान लीजिए कि अगर कोई कोविड-19 का पेशेंट है वो ठीक हो गया है और अगर उसका ब्लड हमें चाहिए, मतलब उसमें जो भी उसके ब्लड के थ्रू हम जो भी दवाई बना सकते हैं या फिर जो और किसी को ठीक कर सकते हैं, तो उसके बारे में डाटा अगर हमारे पास मौजूद रहेगा तो हम उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और अधिकारियों ने और अधिकारियों ये यहाँ पे अधिकारियों को दैनिक परीक्षणों का संचालन करने, और ये नहीं आएगा सॉरी, ठीक है। तो ये कई बार हो जाती है, टाइपिंग एरर हो जाती है, ठीक है। दैनिक परीक्षणों का संचालन करने और नए विचारों की प्रभावशीलता का अध्ययन करने और नए विचारों की प्रभावशीलता का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करेगा। यह मंच स्वास्थ्य अधिकारियों को भी जानकारी प्रदान करेगा जो उन्हें यह समझने में सुविधा प्रदान करेगा कि चिकित्सा सभी के लिए प्रभावी क्यों नहीं है। देखिए सिंपल सी बात है, सभी के लिए प्रभावी क्यों नहीं है, क्योंकि जो हर किसी की एज अलग अलग है और एज के अकॉर्डिंग जो है बीमारियों का इफेक्ट भी अलग अलग पड़ता है। तो इसलिए जो इसकी जो सुविधा है जो हम दे रहे हैं तो ये सभी के लिए प्रभावी नहीं है, इस बात को ये भी बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन आप सबके सामने स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्या कह रहा है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोनम शेरिंग लेप्चा का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो कहाँ से थे, वो थे एक लोक संगीतकार थे। आइए जानते हैं उसके बारे में पूरा कि कौन थे ये। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोनम शेरिंग लेप्चा पश्चिम बंगाल के
कलिंग पोंग के एक संगीतकार थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक सैनिक के रूप में की थी। उन्होंने शिक्षण के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की और भारतीय लोग और पारंपरिक लेप्चा संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने 1960 में ऑल इंडिया रेडियो पर एक लोक संगीत के कार्यक्रम किए हैं और संस्कृति के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और तंत्र नेटवर्क स्थापत्य टैगोर अकादमी रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो सोनम शेरिंग लेप्चा एक लोक संगीतकार थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ए आई एम आई सी REST। तो ये थोड़ा इसमें हिंदी में प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो इसके शुभारंभ के लिए किस संगठन ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ सहयोग किया है? तो कौन सा जो है संगठन है जिसने AIM और ICREST के साथ जो है सहयोग किया है अटल इनोवेशन मिशन के साथ? तो ये है आपका बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स जो है गेट्स फाउंडेशन है जिसने जो है अटल इनोवेशन मिशन के साथ जो है ICREST को चलाने में जो है सहयोग किया है। ठीक है, तो चलिए आइए हम जानते हैं इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है। नीति आयोग ने नीति का पूरा फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, की प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन की साझेदारी में AIM ICREST लॉन्च किया है। ठीक है, अच्छा अब इसके बारे में आप समझ लेते हैं। इसकी साझेदारी से पूरे भारत में AIM इनक्यूबलेटर के नेटवर्क के लिए वैश्विक विशेषज्ञता हासिल हो सकेगी और सर्वोत्तम सिद्ध अभ्यास भी हो सकेगा। एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इनक्यूबेटर क्षमता वृद्धि कार्यक्रम AIM ICREST कार्यक्रम शुरू किया है जो उच्च प्रदर्शन वाले स्टार्टअप बनाने पर केंद्रित है। मतलब जो स्टार्टअप हम बनाते हैं ना, मतलब किसी भी चीज़ को जैसे कि आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उसके लिए एक स्टार्टअप होता है। तो जितने भी स्टार्टअप है उसको ये डेवलप करेगा, एक अच्छे लेवल पर डेवलप करेगा, उसके लिए ये बनाया गया है। क्या? AIM ICREST। ठीक है, केंद्रित है। भारत में नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए यह अपनी तरह से एक पहली कोशिश है। ठीक है, तो भारत में कुछ नई चीज़ें आई उसको बढ़ाने के लिए एक कहने का मतलब आप कहते हैं ना कि इंडिया स्टार्टअप जो शुरू किया है जिसमें काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा, काफ़ी लोग अपना न्यू बिजनेस शुरू कर पाएंगे स्टार्टअप। तो ये वही है। तो ये उसी को बनाने के लिए जो है ये बनाया गया है जिससे वो व्यवस्था अच्छी तरीके से लागू हो सके। ठीक है, समझ आइए, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस देश ने मंगल ग्रह पर जो है परसिवरेंस रोवर को लॉन्च किया है? परसिवरेंस रोवर। ठीक है, परसिवरेंस रोवर को लॉन्च किसने किया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिक एवं अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने, इसका देखिए हिंदी में इसका नाम यह है। तो राष्ट्रीय वैमानिक एवं अंतरिक्ष प्रशासन ने मंगल ग्रह पर परसेवरेंस रोवर को लॉन्च किया है। यह मई 2020 में लॉन्च करने वाला मंगल का तीसरा मिशन है। ठीक है, और ये मंगल की ओर जाने वाला तीसरा मिशन है। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात ने मिशन होप भेजा था और चाइना ने जो है तियानवेन फर्स्ट मार्स जो है ग्रह भेजा था। यह नासा के मंगल मिशन कार्यक्रम का हिस्सा है जो लाल ग्रह की रोबोट अन्वेषण का आधिकारिक प्रयास है। यह मंगल की खोज के लिए उच्च प्राथमिकता वाले विज्ञान लक्ष्यों को संबोधित करता है जिसमें मंगल ग्रह पर जीवन की क्षमता के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। यह एक ऐसी ड्रिल का परिचय देता है जो सबसे होनहार चट्टानों और मिट्टी के मुख्य नमूने, ड्रिल तो समझते हैं जो छेद करके निकाल लेती है। ठीक है, तो नमूने एकत्र कर सकता है और इससे मंगल पर प्राचीन काल में मानव जीवन होने का सबूत ढूंढा जाएगा। इस रोवर के साथ इनजेन्युटी, अच्छा देखिए इनजेन्युटी, इस ये जो परसेवरेंस रोवर है इसके साथ साथ जो है इनजेन्युटी एक हेलीकॉप्टर नाम का एक छोटा हेलीकॉप्टर है, ये भी जो है नासा ने जो है भेजा है। या फिर हम ऐसे कहें कि पहली बार जब नासा किसी दूसरे ग्रह पर एक हेलीकॉप्टर उड़ाएगा, ये जो है पहली बार हुआ है। ठीक है, ये पहली बार होगा जब नासा जो है अंतरिक्ष में भी हेलीकॉप्टर उड़ाएगा। ठीक है, इनजेन्युटी उसका नाम क्या है? इनजेन्युटी। ठीक है, बात समझ आई। चलिए अब हम देखते हैं। तो यहाँ तक की बात थी और आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जो अभी करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। ठीक है, काफ़ी मेहनत लगी है, तो मेहनत हम आप सभी के लिए करते रहेंगे। और इसका जो जो पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है उसके लिए आपको
जो है चैनल लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो आप वहाँ पे जाइए, ठीक है, अपने आप को इनरोल करिए और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त करिए और वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।